हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का पहला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप्स। देखिए लेक्चर में इसमें टाइटल में सिर्फ इतना पढ़ा, लेकिन इसमें रियलिटी में हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और मीनिंग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हिंदी में कहें तो एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान और इसके क्षेत्र क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है। तो हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात करें कि ये क्या होता है, तो देखिए द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। पहला वर्ड जो है वो है एगर और एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। देखिए ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एगर, ठीक है, जिसका मतलब होता है मिट्टी, और दूसरा है कल्चरा, ये कल्चुरा लिखा है तो ये सही से लिख लीजिएगा कल्चरा, ठीक है, जिसका अर्थ खेती करना होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। तो हम अगर इंग्लिश में कहना चाहें कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज द नोन एज एग्रीकल्चर, तो ये क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक अच्छा वन लाइनर है जिसे आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो जब एग्जामिनर की लाइन जाएगी तो उसके दिमाग में जाएगा कि ये सामने वाला स्टूडेंट अच्छा है, इसे अच्छी नॉलेज है। तो आप लिख सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। इसके बाद आगे देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। हाँ, तो लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड साइंस विच encompasses all aspects of crop production including horticulture, livestock rearing, fisheries, forestry etc। क्या कहा इसने कि ये इंक्लूड कर रही ऑल अप्लाइड साइंसेज, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, उसके बाद फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सभी चीजों को। हिंदी में इसकी डिफिनेशन लिखी है कि कृषि एक अनुप्रयुक्त शाखा, अप्लाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रयुक्त कहते हैं। तो यह कृषि एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जिसमें फसल उत्पादन के सभी पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, पशुपालन यानी लाइव स्टॉक रेयरिंग, मत्स्य पालन यानी फिशरीज, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री। उसके बाद अगली जो डिफिनेशन लिखी है वो लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस and business of producing crop and livestock for economic purposes। क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर एक आर्ट, साइंस एंड बिजनेस है, ताकि जिसमें हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और लाइवस्टॉक को भी रेयर करते हैं ताकि हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। हिंदी में क्या लिखा हुआ ये पढ़ते हैं। कृषि को आर्थिक उद्देश्य के लिए फसल और पशुधन उत्पादन की कला, विज्ञान और व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है। ये तो हमारे एग्रीकल्चर की अब बात हो गई। अब हम जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, उसकी बात कर लेते हैं। हिंदी में कहें तो सस्य विज्ञान, यहां पर आप सस्य विज्ञान भी लिख सकते हैं। ओके, द वर्ड एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। देखिए मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है कि जहां पर वाई आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, और जैसे कि एग्रीकल्चर में एक कल्चर आ रहा था लास्ट में, वो जिन भी शब्द होंगे जहां पर ये कल्चर लगा होगा वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द लैटिन भाषा का है और कौन सा शब्द ग्रीक भाषा का है। सिर्फ एक पोमोलॉजी शब्द है एग्रीकल्चर में जो कि लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के मेल से बना है, तो आप जब हॉर्टिकल्चरल लेक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें हम एग्रोनॉमी में देखते हैं। हाँ, ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एग्रोस, जिसका मीनिंग होता है मीनिंग फीड, एंड नॉमस मीनिंग मैनेज। तो क्या हुआ इसका मतलब? मैनेजमेंट ऑफ फीड इज नोन एज एग्रोनॉमी। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एग्रोनॉमी शब्द दो ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक शब्दों से बना है। एग्रो जिसका अर्थ होता है खेत, और नॉमस जिसका अर्थ होता है प्रबंधन करना, यानी कि खेत का प्रबंधन करना एग्रोनॉमी या फिर कहें तो सस्य विज्ञान कहलाएगा। एग्रोनॉमी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ
प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फीड क्रॉप यूजिंग सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, लेबर एंड अदर फैक्टर्स। क्या कह रहा है ये कि एग्रोनॉमी खेत की फसलों के उत्पादन और सुधार की कला और विज्ञान है। क्या है ये? खेत को सुधारने और उत्पादन करने की कला और विज्ञान है जो मृदा, जल, श्रमिक और अन्य कारकों का उपयोग करता है। एग्रोनॉमी डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फीड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एग्रोनॉमी उच्च उत्पादकता के लिए खेती की फसलों के उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और तरीकों से संबंधित है। क्या इसके सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एग्रोनॉमी हम अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए फसलों को मृदा प्रबंधन के सिद्धांत और फसल उत्पादन के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि जो सस्य विज्ञान है उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मेजर्स फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इसके कहने का सीधा मतलब है कि भूमि, श्रमिक, पूंजी और अन्य उत्पादन कारकों के अधिकतम उपयोग के लिए योजना बनाना, कार्यक्रम तैयार करना और उपायों को क्रियान्वित करना। कह रहा है कि हम अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए जो हमारे संसाधन होते हैं जैसे लेबर हो गया, श्रम हो गया और जो हमारा धन हो गया या फिर अदर चीजें, उनकी एक योजना बनाई जाती है और उन्हें किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, इन सब चीजों को लागू किया जाता है एग्रोनॉमिक में। चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज अडॉप्टेबल टू particular agroclimate, land situation, soil fertility, season and method cultivation and benefit to the cropping system। क्या कहने का मतलब है इसका? इसके कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी विशेष कृषि, जलवायु, भूमि की स्थिति, मृदा, मौसम, खेती की विधि के अनुसार अनुकूल फसल किस्मों का चयन करना जो फसल प्रणाली के अनुकूल है। देखिए, ये कह रहा है कि जब आप खेती करने यानी जाएं, जब आप फसल उत्पादन करने की प्लानिंग बना रहे हो तो उसमें ये इंक्लूड करें कि आपके एरिया का वातावरण कैसा है, आपकी मृदा की स्थिति कैसी है, आपके पास जो फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं वो कैसे हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से आप जो फसल उगाने वाले हैं उसकी वैरायटी यानी किस्म को चयन करें जो आप खेत में लगाएं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल्स एंड बंड्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, चेकिंग सॉइल इरोजन। ये थोड़ा सा हटाते हैं ताकि दिखना चालू हो। इरोजन, लेवलिंग एंड अडॉप्टिंग अदर सुटेबल लैंड इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जुताई, सिंचाई, जल निकास के लिए खेत की नालियां और मेड़ बनाना, मृदा अपरदन को रोकना, समतलीकरण और अन्य उपयुक्त भूमि सुधार विधियों को अपनाना, उचित खेती प्रबंधन करना। बता रहा है कि हम एग्रोनॉमी में जो जुताई हो गई, सिंचाई हो गई और जल निकासी की सभी जल निकासी के लिए मेड़ बनाते हैं और नालियां बनाते हैं और मृदापन को रोकते हैं और समतलीकरण करते हैं ताकि जमीन उबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है। इस विधियों को अपनाकर उचित प्रकार से खेती करते हैं। adoption of multiple cropping and also mixed or intercropping ensure harvest even under adverse environmental condition। देखिए क्या बता रहा है कि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत फसली प्रणाली, मिश्रित फसल और अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली को अपनाना चाहिए। देखिए, अंतर्वर्तीय यानी इंटरक्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग यानी मिश्रित हो गया और ये सब चीजें हो गई। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी, पहले तो एक टर्म समझा देता हूं मैं आपको कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे समझिए क्या होता है तब आप अच्छे समझ पाएंगे। ये मल्टीपल क्रॉपिंग टर्म दे रखा है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है
सली प्रणाली, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही खेत के अंदर हम बहुत सी फसलें उगाते हैं, इसे हम कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग, या फिर एक सीजन में कई फसलें एक साथ उगाना, या फिर कहते हैं 1 ईयर में एक ही लैंड पर कई सारी फसलें उगाना, ये कह सकते हैं। और इसी में आ जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, हम सीड्स लेते हैं और दो या दो से अधिक क्रॉप्स के सीड लेते हैं और बो देते हैं उसमें खेत में, लेकिन इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। निश्चित अनुपात नहीं होता है कि कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गेहूं के साथ सरसों के बीज मिलाकर बो देते हैं। ये क्या है, ये हमारा मिक्स क्रॉपिंग है, इसमें कोई अनुपात नहीं है। उसी के बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर्वर्ती फसल प्रणाली। इसमें हम दो क्रॉप्स को एक साथ तो एक ही भूमि पे बोते हैं एक ही समय में, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते कि एक साथ मिलाया बीजों को और बो दिया, नहीं। इसमें हम जैसे कि ये खेत है तो हम क्या करेंगे, पट्टियों के रूप में ग्रो कर लेंगे, या फिर किसी रूप में, जैसे यहाँ पर गेहूं बो दिया तो यहाँ ये वाला सरसों हो गया, ये फिर गेहूं, ये सरसों फिर से, तो इस तरह बोते हैं इंटरक्रॉपिंग में। आपको ये समझ में आ गया होगा। जब ऐसा होता है तो हमें अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि अगर कोई नुकसान आए, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की फसल के विपरीत हो गया मौसम, तो गेहूं की नष्ट हो जाएगी, लेकिन हमें जो सरसों की फसल थी उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा, ये कहना चाहता है ये वाला पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन टू द क्रॉप एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कि फसल को उचित और संतुलित पोषक तत्वों का समय पर प्रयोग करना तथा मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता में सुधार करना। देखिए, जब हम न्यूट्रिशंस यानी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, जो मैन्योर अप्लाई करने वाले हैं, हम उन्हें सही समय पर उपयोग करें, जिससे कि क्या हो, मृदा की उर्वरकता बनी रहे। अब ऐसा अगर आप सोचिए कम मात्रा में उर्वरक डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो मिट्टी में उर्वरक पहले से होंगे क्रॉप उन्हें निकाल लेगी, यूज कर लेगी, मतलब तो मृदा में उर्वरक बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की समस्या हो सकती है, इसलिए सही समय पर ही प्रयोग करना, और आवश्यकता से ज्यादा भी ना प्रयोग किया जाए। जैसे आवश्यकता से ज्यादा यूरिया वगैरह डालने से कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम भी कर सकती हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है हमारा करेक्शन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल रिएक्शन एंड कंडीशन एंड इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्टेज, बायो फर्टिलाइजर, प्रॉफिटेबल रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। क्या कह रहा है कि मृदा प्रतिक्रियाओं और स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को सुधारना और हरी खाद, गोबर खाद, जैविक अपशिष्ट, जैव उर्वरक और जैव अवशिष्टों के लाभकारी पुनर्चक्रण द्वारा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना। देखिए क्या बता रहा है कि अगर हमें मृदा की प्रतिक्रियाएं सुधारनी है, यानी कि माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी है, ठीक है, तो हमें उन्हें जैविक पदार्थ यूज करने चाहिए। अब जैविक पदार्थ हमारे ग्रीन मैन्योर्स आ गए, ऑर्गेनिक मैटर्स आ गए, ये जितनी भी चीजें हो गई जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैविक पदार्थों के, जो जैसे सब्जियां बच जाती हैं, इन चीजों को डाल देना चाहिए खेतों में। गोबर ओबर हो गया, ये सब चीजें डाल देते हैं, जिससे क्या हो, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी और वो हमारी मृदा में सुधार करेंगे। माइक्रोब्स कैसे सुधार करते हैं, तो जैसे ये एरेशन को अच्छा करते हैं, जैसे पोर्स बनाते हैं, ये सब इन्हीं के काम होते हैं। चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड और सीड मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्विसाइड प्लांट्स डेंसिटी पर यूनिट एरिया विद हेल्दी एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग्स। देखिए इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि गुणवत्ता युक्त बीज या बीज सामग्री का चयन करना, प्रति इकाई क्षेत्र में आवश्यक पौधा घनत्व को स्वस्थ और समान अंकुरों के साथ बनाए रखना। देखिए इतनी सी बात है कि जो आप बीज उपयोग करने वाले हैं, आप बीज उपयोग करने वाले स्वस्थ हो, किसी प्रकार से रोगग्रस्त ना हो, ठीक है, और ऐसी कोई सामग्री प्रयोग ना करें, ठीक है। कई बार हम क्या होता है सीड के थ्रू करते हैं, लगाते हैं पौधे, मतलब अपने सीडलिंग्स ग्रो करते हैं, और कई बार प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू कर लेते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। और सबसे बड़ी बात,
पर यूनिट एरिया जो हो उसमें पौधों की संख्या आवश्यकता से ज्यादा भी ना हो और आवश्यकता से कम भी ना हो, यानी एक अच्छा घनत्व होना चाहिए, ठीक है, और समान रूप से अंकुरित होने वाले पौधे होने चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप सॉइल एंड इन्वायरमेंट थ्रू conservation and utilization of soil moisture as well by utilizing water that is available in excess and scheduling irrigation at critical stage of crop growth। देखिए, फसल मृदा और पर्यावरण के अनुसार जल संरक्षण और मृदा नमी का उपयोग करके अतिरिक्त जल उपलब्धता का प्रयोग करके तथा फसल वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों में सिंचाई का समय निर्धारित करें। ये मतलब है। इसमें होता क्या है कि देखिए, कई बार आपके सॉइल में पहले से ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होता है। जब आपके सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है तो आपको इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत अगर सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब एक आप प्लांट ग्रो करते हैं उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहले वो सीडलिंग होता है, फिर उसमें टिलरिंग स्टेज आता है, फिर मिल्किंग स्टेज आती हैं। इसी तरह के डिफरेंट जहां पर हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उस तब हमें करना चाहिए और ये ध्यान देता रहना चाहिए कि हमें कितनी वाटर देना है। ऐसा ना हो कि उसमें वाटर अवेलेबल और आप दे दें और आपकी फसल खराब हो जाए। इसके बाद आता है पॉइंट एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट नीड बेस्ड टाइमली एंड एग्जैक्टिंग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स अगेंस्ट वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट, पैथोजन एज वेल एज क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिसऑर्डर्स। देखिए, कहने का मतलब यह है कि खरपतवार, कीट रोगजनक, जलवायु जोखिम से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार समयबद्ध और सटीक पौध संरक्षण उपायों को अपनाना और तथा पोषण संबंधी कमी विकारों को ठीक करना। ये कहने का मतलब है, अगर आपके खेत में खरपतवार हैं या फिर किसी प्रकार के रोग आ गए हैं या फिर कोई विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई है, तो इसे सही प्रकार से ठीक करना चाहिए। ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि आप अपनी क्रॉप्स को सुरक्षित रख सके। जैसे अगर मान लीजिए अत्यधिक बारिश हो गई और आपके खेत में पानी भर गया तो आपको खेत से पानी निकाल देना होगा। और अगर मान लीजिए आपके उसमें खेत में फंगस का अटैक हो गया तो आप फंगिसाइड्स का प्रयोग करेंगे ताकि आप जो रोग हैं उनसे बच सकें। अगर इंसेक्ट का अटैक हो गया तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लें, इंसेक्ट मर जाएं, जिससे आपकी फसल को कम डैमेज हो, आप अपनी फसल को सेव कर सकें और जो नुकसान होने वाला है वो कम हो। adoption of suitable and appropriate management practices including intercultural operation to get maximum benefit from input dear and difficult to get low monetary and non monetary inputs। क्या मतलब है इसका? महंगे, दुर्लभ, कम खर्चीले तथा गैर मौद्रिक आदानों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन विधियां अपनाना, जिसमें अंतः क्रियात्मक क्रियाएं भी शामिल हों। देखिए, इसका कहने का मतलब है जब आप खेती कर रहे हो तो बहुत अधिक महंगे उपकरणों का प्रयोग ना करें, ठीक है, कम जोखिम वाली फसलों का उपयोग करें जिसमें कम हानि हो, ठीक है, और बहुत अधिक दुर्लभ चीजों का चयन करें। और अंतःक्रिया से क्या मतलब है? अंतःक्रिया से मतलब यह है कि जो एक फसल आपको दूसरी चीज में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने, फिर से मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे ये आपका फीड है, ओके, अरे यार चला गया, ये, हाँ, ये आपका फीड है, ठीक है, और ये आपका घर है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर वीट बोया, यानी कि गेहूं, ठीक है, अब इस वीट का तो भूसा भी होगा ना, भूसा होगा,
ठीक है, वेस्ट मटेरियल जितना होगा, और यहाँ पर घर में आपने एनिमल यानी पशु पाल रखे हैं, ठीक है, तो इनका प्रयोग आप अपने इसके लिए चारे में कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंटरेक्शन है इनके दोनों के बीच में कि सिम्बियोटिक रिलेशन कह सकते हैं कि इससे उसको फायदा हो रहा है और इसके जो गोबर होगा उसमें प्रयोग किया जाएगा ताकि खेत की उर्वरकता बनी रहे। तो ये एक प्रकार के इंटरेक्शन, अच्छा क्रियात्मक क्रियाएं हो गई, ठीक है। इसी तरह या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये हमारा खेत हो गया, ठीक है, इसमें अगर हम पहले लेगुमिनस क्रॉप बो देते हैं, लेगुमिनस क्रॉप में जैसे हम अरहर लेते हैं, अरहर, ठीक है, अरहर ले लिया, तो इसमें जो अरहर में जो राइजोबियम होता है हमारा, ठीक है, वो एक प्रकार का कीट होता है या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी जो नाइट्रोजन होती है उससे सॉइल में फिक्स कर देता है। अब नाइट्रोजन फिक्स कर देगा तो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप इसी फील्ड में कोई अन्य क्रॉप बोएंगे, जैसे मान लीजिए गेहूं बोएंगे, ठीक है, तो आपको अपेक्षाकृत कम नाइट्रोजन देनी पड़ेगी इस खेत में, जो कि पहले ज्यादा देनी पड़ती। तो ये एक प्रकार का सिम्बियोटिक रिलेशन हो गया। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी फसल चक्र कभी भी लेगुमिनस क्रॉप के बिना सफल होता ही नहीं है। कोई भी फसल चक्र है उसमें लेगुमिनी फैमिली के क्रॉप्स उगाई ही जाती हैं, तभी उसे हम बेहतर क्रॉपिंग सिस्टम या वो क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। आगे देखते हैं इसमें हम क्या है कि adoption of suitable method and time of harvesting of crop reduce field losses and to release land for succeed crops and efficient utilization and residual moisture plant nutrient and other management practices। खेत में हानि को कम करने, भूमि को अगली फसल के लिए मुक्त कराने और अवशिष्ट नमी, पौधे, पोषण तत्वों, अन्य प्रबंधन उपायों का प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु फसल की उपयुक्त कटाई विधि और समय को अपनाना चाहिए। देखिए, जैसे फिर से ये हमारा एक खेत है, ठीक है, अगर इसमें हमने कोई क्रॉप बो रखा है, जैसे हम ले लेते हैं धान, ले लेते हैं धान, लेना इसलिए मैं ले रहा हूं, जैसे अब आपने धान लिया, अगर इसकी कटाई आप उसमें नवंबर में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके नवंबर में जब आपने कटाई चालू की, उसके बाद सब करेंगे आप, क्या कहते हैं, आप उसे काटेंगे, फिर सब करके घर ले जाएंगे, और इसके बाद हमें बोना क्या होता है, गेहूं बोना होता है। इसी फील्ड में हमें गेहूं बोना है, और गेहूं बोने का अच्छा समय क्या होता है, 15 नवंबर होता है, ठीक है। जब 15 नवंबर इसका अच्छा समय है, तो आप खुद बताइए, आपने लेट नहीं कर दिया, इसी को हमें कब करना चाहिए, अक्टूबर में करना चाहिए था, ताकि हम अच्छे से गेहूं बो सके और जो लैंड प्रिपरेशन करने का समय मिल जाए, इस सब चीजों का। और मान लीजिए आपने धान बोया, उसमें नमी है, तो तुरंत जुताकर हम तब भी गेहूं बो सकते हैं। इसके बाद अगला दो पॉइंट ये है कि एडॉप्शन ऑफ सुटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज, उपयुक्त कटाई उपरांत तकनीकों का उपयोग करना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं कि जैसे आप जब फसल काट लेते हैं, उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजीज, जो भी प्रक्रियाएं की जाती है, उसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज कहते हैं। जैसे आपने गेहूं काटा, उसके बाद जब जो हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे सुरक्षात्मक होना चाहिए ताकि वेस्ट कम हो, ताकि किसी प्रकार से बीजों को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी गुणवत्ता को क्षति ना पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद हम गेहूं की पैकेजिंग करेंगे, भूसा अलग करेंगे पहले और ड्राई करेंगे और फिर उसे पैकेजिंग करेंगे। तो इस तरह के सही तरीके से अपनाना चाहिए, ऐसी पद्धतियों को अपनाएं जिससे कि नुकसान ना हो। अगर मान लीजिए आपने ड्राई कम किया, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी एजीटीए में पूछा गया था कि धान के लिए और जो गेहूं के स्टोर करने के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए उनके बीजों में। तो इसमें ऑप्शन कई थे, 15-12 था, ठीक है, 15-13 था और 13-15 था और 14-12 था और 12-14 था। तो जाहिर सी बात है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 15-13। तो गेहूं को, धान को जब हम
कितने मॉइस्चर पर स्टोर कर सकते हैं? जब उसमें 15% मॉइस्चर हो और वहीं पर जो गेहूं होता है उसे स्टोर किया जाता है 13% पे। हालांकि 13.5 लिखना मिलता है, लेकिन उस एग्जाम में 13 दे रखा था, तो आप 15 वाला सही लगाते। ठीक है, समझ गए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो रोग होगा लग जाते हैं। एग्रोनॉमी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ओनली साइंस अबाउट 90s क्या है 1900। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1908। अमेरिका को लगभग 1900 से कृषि विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता दी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1908 में की गई थी। 1908 में की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भेजिएगा अपने। ये हमारा लेक्चर शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात वो लोग देखेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करिएगा आप प्लीज। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी यानी एग्रोनॉमी का महत्व। Among the all branches of agriculture, agronomy occupies a pivotal position and is regarded as mother branch of primary branch। देखिए, हाँ यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर की मदर ब्रांच कौन सी है, तो एग्रीकल्चर की मदर ब्रांच जो है वो एग्रोनॉमी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क्स में। ठीक है, कि विच इज द मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन होंगे जेनेटिक्स हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो आपको सही आंसर कौन सा लगाएंगे? आप लगाएंगे एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। लाइक एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी इज एन इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ प्योर साइंसेस। क्या कह रहा है कि कृषि की तरह यानी एग्रीकल्चर की तरह एग्रोनॉमी भी विभिन्न शुद्ध विज्ञान विषयों को एक एकीकृत और अनुप्रयुक्त पक्ष है। ये क्या कह रहा है? ये भी एग्रीकल्चर की भांति भिन्न भिन्न सब्जेक्टों को धारण करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो इसमें आता है, एग्रोनॉमी हैज 3 क्लियर ब्रांचेस नियरली क्रॉप साइंस हो गया, सॉइल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस दैट डील्स विद अप्लाइड एस्पेक्ट्स। क्या बता रहा है ये? कि ये बता रहा है कि जो एग्रोनॉमी होता है 3 शाखाएं होती हैं, एक तो फसल विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गया और पर्यावरण विज्ञान, जो केवल अनुप्रयुक्त पक्षों से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो है इसका, एग्रोनॉमी इज अ सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक क्रॉप साइंस विच इंक्लूड्स प्लांट ब्रीडिंग, crop physiology and biochemistry etc and soil science which includes soil fertilizers manure etc, the environmental science which includes meteorology and crop ecology। देखिए, ये सिर्फ इतना कह चाह रहा है कि एग्रोनॉमी कई विषयों का समन्वय है। कौन कौन से? जैसे कि फसल विज्ञान हो गया और जिसमें कि पादप प्रजनन किया जाता है, और फसल शारीरिकी और जैव रसायन आदि शामिल है। मृदा विज्ञान जिसमें मृदा की बात करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं, खादों की बात करते हैं, और पर्यावरण भी विज्ञान इसमें शामिल है जिसमें हम मौसम की बात करते हैं और फसल की पारिस्थितिकी की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें यानी कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है। Agronomy is a dynamic discipline with the advancement of knowledge, the better understanding of the plant and environment, agriculture practices are modified and new practices developed for high productivity। एग्रोनॉमी एक गतिशील विषय है जिसमें ज्ञान की प्रगति और पौधों व पर्यावरण को बेहतर समझ के साथ साथ कृषि पद्धतियों में शोधन होता है और उच्च उत्पादकता के लिए नई विधियां विकसित
की जाती हैं। क्या बता रहा है कि हम सही से खेती कर सके, इसलिए नई नई विधियां विकसित की जाती हैं इसमें। उसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज नेसेसिटेटेड एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज ऑन द मेथड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या बता रहा है? उदाहरण के लिए रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता ने उर्वरक के उपयोग की विधि, मात्रा और समय के बारे में ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न की है। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास किसी प्रकार के रासायनिक उपकरण है तो उसकी सही विधि और सही मात्रा क्या हो सकती है और कब उसे उपयोग करना चाहिए, इस तरह की आवश्यकताएं उत्पन्न हुई है इसके कारण। और बात करते हैं सिमिलरली, अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल वीड्स हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट सेलेक्टिविटी, टाइम, मेथड ऑफ एप्लीकेशन हर्बिसाइड्स। इसी तरह अगर आपके खेत में हर्बिसाइड कब अप्लाई करेंगे, जब आप खेत में किस प्रकार के जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनका किस प्रकार चयन किया जाता है कि आपके खेत में किस प्रकार का वीड्स हैं यानी खरपतवार हैं और कौन से समय किया जाना चाहिए, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है इससे। जैसे अगर आपके खेत में गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले वीड होंगे तो आप 2,4-D का करेंगे, ठीक है। और अगर आपके कम चौड़ी पत्ती वाले यानी पतली पत्ती वाले वीड्स हैं तो उसमें अदर जैसे इंडोसल्फान का यूज कर सकते हैं। हाँ, इंडोसल्फान हालांकि अभी बैन है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये शायद सन 2002 में बैन किया गया था, तो कभी कभी आपसे वाइवा वगैरह में पूछ सकता है कि सन 2002 में कौन सा हर्बिसाइड बैन किया गया था, तो आप लिखेंगे इंडोसल्फान। टू ओवरकम द प्रॉब्लम डिफरेंट मैनेजमेंट, ये जो मैंने इंडोसल्फान वाला बताया क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में। डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर डेवलपमेंट, समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रबंधन विधियों का विकास किया गया है। इसमें लिखा है पॉपुलेशन प्रेशर इज इंक्रीज बट द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज स्टेटेड, therefore more number of crop have to be grown on the same piece of land to increase the yield। जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है लेकिन खेती योग्य भूमि स्थिर है, अतः उपज बढ़ाने के लिए एक ही भूमि पर अधिक फसलें उगानी पड़ती हैं। क्या है? देखिए, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अब वो घर जो और भूमि है वो तो स्थिर है, भूमि तो बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि अनाज की मांग भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों को भूख लगती है, ठीक है, और भूमि तो निश्चित है। तो इसलिए क्या है कि हमें कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एज अ रिजल्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग हैज कम इनटू प्रैक्टिसेस, परिणाम स्वरूप गहन फसल प्रणाली इंटेंसिव क्रॉपिंग को अपनाया गया है, यानी कि एक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप बोना इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस यूज करना। इसके बाद अगले पॉइंट्स जो हैं ये हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी हैज टू डेवलप टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। शुष्क भूमि की परिस्थितियों में नमी से निपटने के लिए नई तकनीकों का विकास करना आवश्यक है, ठीक है। जैसे कोई जगह है वहां पर कम बारिश होती है तो हमें ऐसी पद्धतियों का विकास करना चाहिए कि हम उस स्थान पर कम पानी से खेती कर सकें। एज अ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप विद हाई ईल्ड पोटेंशियल बिकम अवेलेबल, पैकेज ऑफ practices have to develop to exploit their full potential। देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही उच्च क्षमता वाली फसलों की नई किस्में उपलब्ध होती हैं, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक समुचित कार्य पद्धति विकसित करनी होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई अच्छी किस्म है किसी फसल की, तो तब भी हमें कुछ ऐसी पद्धतियां अपनानी होती हैं जिससे कि हम उसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि उसमें पोटेंशियल ज्यादा हो, उसमें संभावनाएं ज्यादा ईल्ड की हो और हम कुछ कमी रख दें और हमें कम ईल्ड प्राप्त हो। इसके बाद है कि रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड, यूज ऑफ प्रॉपर सीड रेट्स, करेक्ट डेट
of sowing for each improvement variety, proper conservation and management of soil moisture and proper control of weed are agronomic practices to make our limited land and water resources more provide। क्या बता रहा है? मृदा उर्वरकता की पुनः स्थापना, उत्तम बीज सैया की तैयारी, उचित बीज दर का उपयोग, प्रत्येक उन्नत किस्म के लिए सही बुआई की तिथि, मृदा की नमी संरक्षण और मृदा प्रबंधन, खरपतवार का सही नियंत्रण, ये सभी एग्रोनॉमिक पद्धतियां जो हमारी सीमित भूमि और जल संसाधनों को अधिक उत्पादन देती हैं। क्या बताया इसने कि हमें पहले तो मृदा में पुनर्स्थापन करना चाहिए फर्टिलिटी का, यानी सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड, एक अच्छा सा सैया बनाएंगे जहां पर हम सीडलिंग प्रिपेयर करेंगे, उचित बीज दर का उपयोग करेंगे। जैसे उचित बीज दर के लिए का मतलब यह है कि आप जो सीड्स किस मात्रा में प्रयोग करेंगे। अगर अधिक प्रयोग कर दिया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी क्रॉप की, ठीक है, और फिर ज्यादा कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए फसलों में, और सही से ग्रो करने के लिए उन्हें स्पेस भी नहीं मिल पाएगा। अब बात समझ में आई? और अगर कम कर दिया तो ज्यादा ही जगह मिल जाएगी, वीड्स ग्रो हो जाएंगे उसमें और हमें फसल कम प्राप्त होगी, ठीक है, इसलिए उचित दर हो गया। और जैसे अच्छी फसल, जैसे हमें कोई अच्छी किस्म मिल गई तो उसके हिसाब से एक अच्छी बुआई तकनीक यूज करनी चाहिए, ठीक है। और मृदा में नमी संरक्षण के लिए जैसे मल्चिंग हो गई, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खैर ये वाला हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। अगला लेक्चर जल्दी आएगा, कल ही आएगा, जल्दी क्या, कल आएगा, कल देखिएगा।